तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। इससे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किया था, वो डिस्क्लोजर पर था और ये सेगमेंट रिपोर्टिंग पर है। देखिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो अलग सेगमेंट है, एक से ज्यादा एरिया में आप सामान देते हैं, बेचते हैं, बिजनेस करते हैं तो वो भी अलग सेगमेंट है। तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है उसको सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। इसी के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि उसको सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग मिल पाए। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कहाँ एप्लीकेबल होता है, सेगमेंट के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें और कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है, मतलब सेगमेंट में कौन सा अलग से रिपोर्ट करना है कौन सा नहीं, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें देखना है। तो A17 मैंडेटरी है अगर वो लेवल 1 एंटिटीज हैं तो उनके लिए नॉन एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम जो हमारी कंपनीज हैं उनके अलावा जो लेवल 1 है उनके लिए कंपलसरी है। बाकी क्या मर्जी है, आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, तो ज्यादा अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाए बस उसी के लिए है। मेनली तो प्रेजेंटेशन के लिए है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ज्यादा बेहतर तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि बिजनेस में पूरे बिजनेस का और उसका पार्ट अलग अलग जगह ये कैसा काम करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से आपको डिसीजन के लिए, फोरकास्टिंग के लिए मेनली मदद मिलती है। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट है इसका कि अलग अलग हमारे प्रोडक्ट है और अलग अलग हम एरिया में डील करते हैं, तो उनकी सबकी प्रेजेंटेशन अच्छे से डिस्क्लोजर हो जाए, हमें पता चल पाए कि जिस जिस एरिया में आप ऑपरेट करते हैं, सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट है, तो वो आपके कैसे काम करते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी परफॉर्मेंस की, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, रिस्क और रिटर्न के बारे में आप अंदाजा लगा पाएंगे और पूरे बिजनेस का ओवरऑल नॉलेज भी आपके पास आएगा। एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये प्रेजेंटेशन के लिए है, तो ये ना केवल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होती है जो आप इंडिविजुअल बेसिस पर करते हैं, बल्कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी अप्लाई हो जाती है। तो यहां पर लिखा है कि अगर सिंगल रिपोर्ट है और अगर आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है तो सेगमेंट, देखो क्या है, सिंगल फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन बोथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एंड सेपरेट स्टेटमेंट। मान लिया एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, तो आपके एक साथ ही कंसोलिडेटेड और सिंगल दोनों चीजें आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां लिखा है साफ साफ, सेगमेंट इंफॉर्मेशन नीड बी प्रेजेंटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी जिसे बोलते हैं, उसकी एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंडिविजुअल भी है। तो कह रहे हैं केवल कंसोलिडेशन के लिए आप इसको कर लो, इंडिविजुअल के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ रिलेवेंट टर्म्स है, जैसे बिजनेस सेगमेंट क्या होता है। तो बिजनेस सेगमेंट इसे डिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिसको आप डिस्टिंग्विश मतलब अलग करके बता सकते हैं बिजनेस में, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज हो, आप कोई अलग अलग प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट हो सकता है, सर्विस वाइज हो सकता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें रिस्क और रिटर्न अलग अलग हो, है ना। एक प्रोडक्ट है उसका रिस्क रिटर्न अलग है, दूसरा प्रोडक्ट है उसका रिस्क एंड रिटर्न अलग है, तो दोनों को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट हम बोल सकते हैं। तो क्या फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, नेचर अलग अलग हो, जैसे सीमेंट है और स्टील है, तो सीमेंट और स्टील अलग अलग है ना टाइप प्रोडक्ट। अब आप ये कहने लगे जी साबुन हम बनाते हैं, तो साबुन में एक में खुशबू गुलाब की आ रही है, एक में जो खुशबू किसी लाइम की आ रही है, तो वो फिर हम अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वो तो बेसिकली सेम ही प्रोडक्ट है ना। लेकिन यहां पर सीमेंट और स्टील, पेपर सब अलग अलग बिजनेस है, तो ये अलग सेगमेंट में आएगा। या फिर
नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अलग हो कि हम कुछ ऑटोमेशन के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैनुअल प्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी हम अलग ले सकते हैं। हम कस्टमर वाइज भी अलग अलग कर सकते हैं कि कितना बी टू बी और कितना बी टू सी बेचते हैं। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, हम कितने सीधा सीधा जो है बिजनेस टू बिजनेस सेल आउट होता है, कितना हम रिटेल में बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, ऐसा भी हम अलग कर सकते हैं। ध्यान रखना मतलब हमें प्रोडक्ट को अलग करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना। सारी चीजें जितनी ज्यादा होंगी एप्लीकेबल, उतना ही हमारा अलग सेगमेंट होने की उम्मीद होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ब्रांच के थ्रू हमारा सेल होता है या फ्रेंचाइजी के थ्रू सेल होता है। और इसके अलावा अब जैसे हमारा बैंकिंग बिजनेस अलग है, इंश्योरेंस बिजनेस अलग है। मतलब अब रेगुलेशन देखो, बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई करता है, इंश्योरेंस में आपका आईआरडीए है ना, तो अलग अलग उनको कंट्रोल करने वाले हो गए। एक तो बिजनेस सेगमेंट हो गया, दूसरा जियोग्राफिकल सेगमेंट होता है, एरिया के हिसाब से हम कहां पर कौन सी जगह पर डील करते हैं। इसके लिए क्या देखना है, कंडीशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। मान लिया हमारा किसी जगह कुछ और तरीके से रूलिंग हो रही है और किसी जगह अलग तरीके से रूलिंग हो रही है, और क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल एरिया के अलग अलग हमारे रिलेशनशिप हो सकता है, डिफरेंट एरिया में सेम ही हो लेकिन अलग अलग हो। जैसे फ्रांस और जर्मनी में लगभग एक ही तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है, बट अलग अलग कंट्री है दोनों। नॉर्थ ईस्ट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पर बहुत ज्यादा आपकी पॉपुलेशन कम है और बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर नहीं है, उस एरिया में बहुत ज्यादा एरिया है लेकिन उस हिसाब से आपके बहुत कम है। रिस्क का हिसाब है, बैकवर्ड एरिया फॉरवर्ड एरिया है। एक्सचेंज कंट्रोल की बात है कि कौन सी करेंसी में आप डील कर रहे हैं। और ये सारी चीजों को एक साथ अप्लाई करके फिर डिसाइड करना है कि ये अलग हमारा सेगमेंट है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है एक पॉइंट को पकड़ लो और कहो जी ये अलग सेगमेंट हो जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर फिर अप्लाई करते हुए देखना है कि अलग सेगमेंट है या नहीं। जियोग्राफिकल सेगमेंट हम असेट की लोकेशन, सेल की लोकेशन या कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि हम कहां पर कितनी सेल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पीके कैपिटल है, लार्ज बैक ऑफिस ऑपरेशन इनके हैदराबाद में होती है, असेट इनकी इंडिया में, लेकिन इनके कस्टमर यूके में, और ये ऑपरेट फिलीपींस से भी करते हैं, तो इनका इंडिया, फिलीपींस, यूके, इस तरीके से अलग अलग जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। अब हमें ये पता चल गया बिजनेस सेगमेंट क्या होता है प्रोडक्ट या सर्विस वाइज, जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है एरिया वाइज की कौन कौन सा एरिया है। अब यह है रिपोर्टेबल सेगमेंट कि आप कौन सा सेगमेंट अलग से शो करेंगे। तो इसके अंदर क्या रहता है, आप एक मेन सेगमेंट लेंगे, सेकेंडरी सेगमेंट लेंगे, या तो आपका प्रोडक्ट वाला मेन सेगमेंट है, जियोग्राफिकल वाला सेकेंडरी है, या जियोग्राफिकल वाला मेन है और प्रोडक्ट वाला सेकेंडरी है। उसमें भी कुछ परसेंटेज और ये बात है कि इतनी सेल या इतना असेट है तो उसको अलग से शो करिए, अदरवाइज नहीं करिए। तो इन सब बातों पर आते हैं। सेगमेंट जिसमें हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना, तो उसमें 5 पॉइंट के क्राइटेरिया है। ये 5 पॉइंट क्राइटेरिया अप्लाई होंगे तो हम रिपोर्टेबल सेगमेंट बोल देंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया अगर हम देखें तो रेवेन्यू के बेस पर भी है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में हम सेल लिखते हैं ना, पी एंड एल में क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल लिखते हैं। इंट्रा कंपनी सेल मतलब हमारे आपस में ही बिजनेस में जो सेल हो रही है, मान लिया हमारे बिजनेस में 2 ब्रांच हैं, एक ब्रांच दूसरे को माल दे रही है, तो उसे हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम आपस में उसको, मतलब आपस में एक दूसरे से ही ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसे हम रेवेन्यू यहां अभी नहीं बोल रहे हैं। एंटरप्राइज रेवेन्यू क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर। तो एक्सटर्नल कस्टमर कौन है, जो अपने बिजनेस के बाहर किसी को आप सेल कर रहे हैं, तो आपस वाले नहीं लेंगे। एंटरप्राइज रेवेन्यू इग्नोर्स इन हाउस सेल दैट रिप्रेजेंट रेवेन्यू
टू वन सेगमेंट एंड एक्सपेंस टू अनदर। तो आपस वाला नहीं हम लेंगे एंटरप्राइज रेवेन्यू में, बाहर वालों का लेंगे, बाहर वालों को जो आप कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, हर एक दिस रिप्रेजेंट रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर सेगमेंट। इफ ई सेगमेंट वर टू बी कंस्टिट्यूट एज ए कंपनी बाय इटसेल्फ, दिस वुड हैव बीन रेवेन्यू ऑफ ईच कंपनी। तो जब हम अलग अलग सेगमेंट को डिवाइड करेंगे तो उसकी जो सेल होगी उसको हम उसी सेगमेंट की सेल मानते हुए ऐसा मानेंगे जैसे एक अलग बिजनेस सेल कर रहा हो। तो in computing segment revenue, certain item of income should be excluded as provided in the standard। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि जब आप सेगमेंट का रेवेन्यू निकालेंगे तो कुछ चीजों को हटा देंगे, कुछ चीजों को ले लेंगे। तो वो किन चीजों को इंक्लूड करना है, किन चीजों को एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड किसे करना है, जो डायरेक्टली आपका रेवेन्यू आ रहा है ना। इंटर सेगमेंट इनकम, एलोकेटेड इनकम, मतलब कि आपकी कोई इनकम आ रही है आपके पास सीधी सीधी, या और बिजनेस के किसी हिस्से से ट्रांसफर होकर आ रही है, तो वो तो सब ऐड कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को आप ऐड नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक तरीके से एबनॉर्मल आइटम, तो एबनॉर्मल गेन कोई है तो उसे रिवेन्यू में आप नहीं लेंगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं लेंगे अनटिल अनलेस आपका खुद का बिजनेस कौन सा है, फाइनेंशियल बिजनेस है, आपका बैंकिंग का काम है, फिर तो आपको इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम लेनी ही है, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है तो याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो अगर नॉर्मल बिजनेस है तो आपको इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम को नहीं लेना है, और इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं लेना है, रिडेम्पशन पर कोई प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं लेना है, अनटिल अनलेस आपका फाइनेंशियल नेचर का ही बिजनेस है। अब खर्चों में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो खर्चों में जो सीधे सीधे खर्चे हो रहे हैं वो लेने हैं आपको, ठीक है ना। तो जो सीधे सीधे खर्चे हैं वो लेने हैं आपको, और अगर आप किसी और सेगमेंट के साथ में एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो भी लेने हैं। सेगमेंट अलग होना चाहिए, सेम सेगमेंट नहीं, अदर सेगमेंट के साथ। और कोई खर्चे आपके हिस्से में आए हैं तो वो भी, जैसे कोई हेड ऑफिस लेवल के खर्चे आपके हिस्से में आ रहे हैं तो वो भी लेने। क्या नहीं लेना है, वही जो इनकम हटाई वही एक्सपेंस में हटाना है। एबनॉर्मल लॉसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट है लोन पर, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लोन फ्रॉम अदर सेगमेंट अनलेस सेगमेंट आर फाइनेंशियल नेचर। तो वो जैसे हमने इंटरेस्ट इनकम को हटा दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी हटा दिया। लॉस ऑन इन्वेस्ट मतलब सेम आइटम इनकम वाली भी हटा दी और सेम आइटम एक्सपेंस वाली भी हटा दी। इसके बाद सेगमेंट का रिजल्ट। अब देखो हमारा रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू में से एक्सपेंस से लेस करके क्या आता है, प्रॉफिट आता है ना। तो सेगमेंट का रिजल्ट तो लिखा है रेवेन्यू में से, सेगमेंट के रेवेन्यू में से सेगमेंट का एक्सपेंस हटाओगे तो रेवेन्यू का, सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। सेगमेंट की एसेट जो सेगमेंट के काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो डायरेक्टली भी हो सकती है, एलोकेटेड भी होती है। रीजनल बेसिस पे क्या लेना है, जो सीधा एसेट है या एलोकेटेड एसेट है। गुडविल इंक्लूड्स गुडविल इफ दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द सेगमेंट, और रीजनेबल बेसिस पे बढ़कर आई है तो गुडविल भी लेनी है। क्या नहीं लेना है, इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं लेनी है। एसेट यूज फॉर जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिस पर्पस, जो हेड ऑफिस का नॉर्मल अपने काम के लिए एसेट है वो नहीं लेना है, बाकी सब ले लेंगे। सेगमेंट एसेट को नेट ऑफ प्रोविजन लेना है, जैसे डेटर्स है तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एसेट है तो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो नेट अमाउंट लेनी है, ग्रॉस अमाउंट नहीं लेनी है। और अगर सेगमेंट का रिजल्ट, इफ द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, तो इसकी सेगमेंट में हमें रिलेटिव लोन इन्वेस्टमेंट भी लेना है। मान लिया हमारा फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस है, और फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस है तो हमारा इन्वेस्टमेंट की इनकम हमने इनकम में लिया है रेवेन्यू में, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लेंगे एसेट्स। अगर इनकम ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड एसेट भी लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब ले लेंगे।
सेगमेंट की लाइबिलिटीज में क्या आएगा, जो बिजनेस को चलाने के लिए आ रही है, इंक्लूड क्या होंगी, जो सीधे ही इन्हीं की लाइबिलिटीज है या एलोकेटेड है रीजनेबल बेसिस पे। क्या नहीं लेना है, डेफर टैक्स एसेट नहीं लिया तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसी एडवांस टैक्स नहीं लेना, टीडीएस नहीं लेना वहां पर, तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेस नहीं लेना है। अब वही है, इंटरेस्ट और लोन नहीं लेते हैं खर्चे में, लेकिन अगर फाइनेंशियल बिजनेस है, इंटरेस्ट और लोन खर्चे में लिया है, तो फिर हम बोरोइंग कॉस्ट जो है लोन वगैरह बोरोइंग में ले लेंगे। इफ द सेगमेंट रिजल्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो लाइबिलिटी में भी ले लेंगे। एग्जाम्पल है, जो लाइबिलिटीज है वो हम लेते ही लेते हैं, है ना, प्रोविजन वगैरह भी ले लेंगे। सेगमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज, they represent the accounting policy used in preparing and presenting the financial statement of enterprise, as well as those accounting policy that relate specifically to segment reporting। तो हमारा हो सकता है कि किसी सेगमेंट को अलग से रिपोर्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी हो, तो हम पॉलिसी रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर और बेसिस ऑफ एलोकेशन और रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू सेगमेंट, ये हमारी सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट है यहाँ पर टॉपिक, कि जब हम आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस सेगमेंट, आइडेंटिफाइंग ए बिजनेस सेगमेंट और ए जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना। बिजनेस सेगमेंट, if there are any significant differences in risk and return of the product and services, these would represent different segment। अगर हमारी जो सर्विसेज या प्रोडक्ट है उनका आपस में रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, तो हम उनको अलग अलग बिजनेस सेगमेंट मानेंगे। इफ देयर इज ए डिसिमिलरिटी ओनली इन ए फ्यू एस्पेक्ट बट सिमिलरिटी इज ए मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर, तो उसको एक ही सेगमेंट मानेंगे। समानता ज्यादा है, डिफरेंसेस बहुत कम है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है और डिफरेंसेस बहुत कम है, तो उन्हें एक सेगमेंट मानेंगे। और डिफरेंसेस ज्यादा है, सिमिलैरिटीज कम है, तो उनको सेपरेट सेगमेंट मानेंगे। अब देखो, दवाइयों का काम करते हैं, टैबलेट भी बनाते हैं, कैप्सूल भी बनाते हैं। अब देखो, मोर और लेस तो सेम ही है, मतलब टैबलेट और कैप्सूल के नाम पे अलग अलग सेगमेंट बनाना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक बार की जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है, या सर्जिकल आइटम्स होती हैं उनका थोड़ा अलग होता है, तो उनका सेगमेंट अलग हो सकता है, क्योंकि वहां रिस्क रिटर्न भी अलग है, सारी चीजें अलग है ना। तो इंजेक्शंस वगैरह का भी अलग है, वो लिक्विड फॉर्म में है, उनको रखने का तरीका, बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो वो भी अलग सेगमेंट हो सकता है। लेकिन अब टैबलेट है और वो सब हमारा सेगमेंट, तो टैबलेट और कैप्सूल का हम बहुत अलग नहीं मान सकते। अब जियोग्राफिकल सेगमेंट में क्या बोल रखा है कि सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड ऑपरेशन इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स व्हिच आर डिफरेंट, हैविंग सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। अब आपका अलग अलग एरिया है और उस एरिया के रिस्क और रिटर्न अलग अलग हैं, तो उसे एक एरिया नहीं मान सकते आप, उन्हें अलग अलग ही मानना पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना है, ए सेगमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज जियोग्राफिकल सेगमेंट depending on whether dominant source of risk result from location of customer or location of assets। To this end, an inquiry into organizational and internal reporting structure will be helpful। अब हम बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन देखें, सबसे पहले हमारा बिजनेस प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेशन करें या एरिया वाइज सेग्रीगेशन करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व, डिसाइडिंग द कंपोजिशन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट, an inquiry into existence or otherwise of organizational units, an analysis of information on units reported to board of director CEO for performance evaluation and allocation of resources। अब देखो क्या है, हमारे जो मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनके पास रिपोर्टिंग कैसे जाती है? आप उनको प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग भेजते हो जनरली या एरिया वाइज भेजते हो? इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज बनेगा या जियोग्राफिकल सेगमेंट बनेगा।
तो डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरीके से ली जाती है। अब जैसे आप, एक कंपनी है टीवीएस, वो मोटरसाइकिल भी बनाती है और स्कूटी भी बनाती है, ठीक है, पेट्रोल वाले भी बनाती है और इलेक्ट्रिक भी बनाती है। तो वो डिसीजन, अब उनका तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह बिकता भी है, इंडिया के अंदर भी अलग अलग एरिया है, ज्योग्राफिकल अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग रूल है। तो हमें ये देखना है कि वो डिसीजन किस हिसाब से लेते हैं, एरिया के हिसाब से लेते हैं या प्रोडक्ट के हिसाब से लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट वहां पर ज्यादा अहमियत, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट जो होते हैं ना, जनरली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर मान लिया आपका एक ही प्रोडक्ट है और आप उसे इंडिया में भी बेचते हैं, इंडिया के बाहर भी अलग अलग कंट्री में बेचते हैं, फिर वो जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके पास एक आधी है। तो हम देखेंगे कि डिसीजन कैसे ले रहे हैं, डायरेक्टर के पास इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, मैनेजमेंट कैसे उसको ले रही है, इंफॉर्मेशन कैसे लेती है। तो यहाँ पर जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस सेगमेंट रिपोर्टिंग और क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर द टाइम। तो आपको मेनली जजमेंट लेना है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में कि इनका जो डिस्क्लोजर है, रिपोर्टिंग है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसको ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ज्योग्राफिकल सेगमेंट डिवाइड करके या बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज करके। सेगमेंट की इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी को आराम से हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, किस तरीके से आराम से हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज या एरिया वाइज, है ना। तो यहां लिखा है शुड देयर बी एनी क्लियर इंडिकेशन टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब आर्बिट्ररी मैनर ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग एलोकेशन ऑफ आइटम विदाउट ए बेसिस, देयर एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन द। तो हमने ये कैसे सेग्रीगेशन कैसे कर रखा है इन्होंने हर एक आइटम का। तो एक्सपेंसेस, असेट, लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन, ये सब आपस में रिलेटेड है ना। तो हमें साफ बता रखा है इंटरेस्ट बीइंग लाइबिलिटी को नहीं लेना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, तो ये बात हम कर चुके हैं। और सेगमेंट के एक्सपेंस में इंटरेस्ट लेना लें, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा ओवरड्राफ्ट और अदर ऑपरेटिंग लाइबिलिटी पर जो है, वो हमारे सेगमेंट में नहीं आना चाहिए जब तक कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का ना हो, है ना, ठीक है ना, ये हम बात कर चुके हैं। और इंटरेस्ट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और बोरोइंग कॉस्ट AS 16 में भी इस बारे में बात है कि अगर हमारा इंटरेस्ट सेगमेंट का एक्सपेंस है और हम, देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट क्या कहता है, अगर हम किसी भी असेट को बनाने में या इन्वेंट्री को बनाने में सिग्निफिकेंट टाइम लग रहा है और हमने लोन उसी पर्पस के लिए ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट जब तक वो चीज बनकर तैयार नहीं हो जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो चाहे इन्वेंट्री हो, उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे जब तक वो बनकर तैयार नहीं होती है, अगर उसे बनने में सिग्निफिकेंट टाइम लग रहा है। जैसे हम कोई मशीन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, या हम प्रॉपर्टी डीलर है और हम फ्लैट बनाकर बेचते हैं, तो वहां पर सिग्निफिकेंट टाइम लगता है फ्लैट बनने में, और वो पैसा उधार का ही होता है जनरली। अगर हम उसे इंटरेस्ट को कॉस्ट में नहीं लेंगे तो हमारे साथ बहुत समस्या हो जाएगी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकाल। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, और सेगमेंट रिजल्ट में हमें इंटरेस्ट का फैक्टर बताना पड़ेगा क्या क्या हम उसे डील कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं, ना देरी करते हुए, सबसे पहले कि हम प्राइमरी सेगमेंट क्या लें और सेकेंडरी सेगमेंट क्या लें। तो प्राइमरी सेगमेंट क्या होता है, जो मेन है हमारा सेगमेंट, और सेकेंडरी जो बचा हुआ। अगर हम प्रोडक्ट वाइज प्राइमरी सेगमेंट बना रहे हैं तो जियोग्राफिकल सेकेंडरी हो जाएगा, ज्योग्राफिकल मेन है तो हमारा प्रोडक्ट वाइज सेकेंडरी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट वाइज ही मेन सेगमेंट होता है अनटिल अनलेस ज्योग्राफिकल वाला ज्यादा मजबूती से सामने आ जाए, है ना। तो दो बिजनेस, ऑल एंटिटीज हैविंग बोथ बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट मस्ट आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इन टू फॉर्मेट।
one supplementing the other, these are referred to primary and secondary format. प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है? आपको सबसे पहले देखना है प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। इंक्वायरी करनी है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है जैसा हमने बात करी थी, और हमें जो डोमिनेंट सेगमेंट है उस हिसाब से हमें उसे प्राइमरी सेगमेंट लेना है। प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस या जियोग्राफिकल कुछ भी हो सकता है। अगर बिजनेस सेगमेंट डोमिनेट कर रहा है प्राइमरी तो जियोग्राफिकल सेकेंडरी हो जाएगा एंड वाइसी वर्सा। और अगर दोनों में इक्वली है, हम बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे, दोनों एक जैसे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था, बिजनेस सेगमेंट को ही प्राइमरी मानना है। अगर हमें कंफ्यूजन है, दोनों ही बराबर है कि जियोग्राफिकल को प्राइमरी लें या बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी लें, तो किसे लेंगे, बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी लेंगे। इफ क्लियर कट एविडेंस इज एब्सेंट, तो मैनेजमेंट को अपने हिसाब से इसे डिसाइड करना चाहिए। अब हमने डिसाइड कर लिया कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। मान लिया हम 20 प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो 20 के 20 प्रोडक्ट को अलग अलग नहीं दिखा सकते। हम 100 प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो 100 प्रोडक्ट को अलग अलग नहीं दिखा सकते। तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेबल मतलब किसको अलग से दिखाना है। तो एक तो प्राइमरी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया, एक सेकेंडरी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कंडीशन क्या है। अगर हमारा, ये तो वही वाली अभी हम वहीं पर ही है कि अगर हमारा रिस्क और रिटर्न प्रोडक्ट के हिसाब से है, तो हमारा प्राइमरी सेगमेंट क्या हो जाएगा, बिजनेस सेगमेंट। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल। अगर हमारा मेनली अफेक्ट होता है एरिया के हिसाब से, तो प्राइमरी क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, बिजनेस। और अगर हमारा based on location of asset only and if location of its customer is different from the location of asset, और हमारा जो मेनली बेस्ड है ऑन लोकेशन ऑफ असेट है, तो लोकेशन ऑफ असेट मतलब जियोग्राफिकल हो गया। रिस्क रिटर्न मेनली प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, तो बिजनेस सेगमेंट मेन हो जाएगा। रिपोर्टेबल सेगमेंट आउट ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट सेलेक्टेड अबव, जो हमने सेलेक्ट कर लिया चाहे बिजनेस या जियोग्राफिकल, तो अब हमें उसमें देखना है कि उसमें से कितने हमें रिपोर्ट करने है ना, उसके लिए क्राइटेरिया चेक करना है। और तीन में से कोई भी एक भी ए सेगमेंट विच सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फर्स्ट 3 क्राइटेरिया, तो उसे हम रिपोर्टेबल सेगमेंट में डाल देंगे। टू दिस एंड इंक्वायरीज आर मेड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। क्राइटेरिया नंबर 1, अगर 1 2 3 में से कोई भी लग गया तो हम उसे अलग से आप डिस्क्लोज करेंगे। और नंबर 1 क्या है, रेवेन्यू और इनकम टेस्ट। इज सेगमेंट रेवेन्यू is greater than or equal to 10% of total revenue of all segment comprising both external and internal segment sale। ये कह रहे हैं आप चेक करो पूरे बिजनेस का जो एक्सटर्नल इंटरनल सेल सब मिला लो, और उसका 10% अगर आपके सेगमेंट का रेवेन्यू है, तो इसका मतलब आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट है, इसे अलग से शो करिए। ठीक है, 10%। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे। The term total revenue of all segment is not the same as enterprise revenue। आपको याद है मैंने इस एएस के शुरू में कहा था एंटरप्राइज रिवेन्यू में इंटर सेगमेंट एक ही बिजनेस के अंदर जो हमारा आपस का ट्रांसफर होता है उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एंटरप्राइज रिवेन्यू अलग है और टोटल रेवेन्यू ऑफ टोटल ऑल सेगमेंट वो अलग है। ऑल सेगमेंट के टोटल में हमारा आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करने वाला भी ऐड हो जाता है। एंटरप्राइज रिवेन्यू में क्या आता है, केवल एक्सटर्नल रेवेन्यू, और इसमें इन हाउस और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन जब हम 10% की बात करें टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट, तो इसमें एक दूसरे को ट्रांसफर करा हुआ भी आएगा। तो इंटर यूनिट सेल विल बी टेकन फॉर द टेस्ट, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर 10% सेल है, मोटे तौर पे आसान शब्दों में कहूं आपकी 10% सेल है पूरे बिजनेस की सेल का, तो आपको अलग से शो करना पड़ेगा।
उस सेगमेंट को, और वो उसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट। दूसरा रिजल्ट टेस्ट, आपका पूरे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के 10% के बराबर आ रहा है तो भी आप रिपोर्टेबल है। अब यहां ध्यान से पढ़ते हैं, सेगमेंट का रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द हायर between combined result all segment in profit and combined result of all segment in loss। तो आपको क्या करना है, कंबाइन करना है सेगमेंट को सबको एब्सोल्यूट टर्म्स में, और उसका चाहे आप 10% चाहे प्रॉफिट आ रहा है आपका, चाहे लॉस आ रहा है, तो आपको उसे अलग से शो करना पड़ेगा। आप 10% अमाउंट के भागीदार है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। Assume that in a company there are 8 division, 3 of which are loss making and 5 profit making. For result as 10% of total losses of 3 division and 10% of total profit of 5 division will have to be considered for this test, and higher of x and y will be taken। समझ में? मान लिया आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट वाला का अलग टोटल मान लो, लॉस वाले का अलग टोटल मान लो, दोनों में से जो ज्यादा है वो ले लो, उसका 10% हमें चेक करना। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरे नंबर पे टेस्ट क्या है, असेट। आपके पास असेट अगर पूरे बिजनेस की असेट के 10% के बराबर या उससे ज्यादा है तो भी आपको अलग से रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा आपका। द टोटल असेट ऑफ ऑल सेगमेंट मे नॉट बी एग्रीगेट टू टोटल असेट ऑफ द एंटरप्राइज सिंस देयर वुड बी अनएलोकेटेड असेट्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल असेट ऑफ, यहां पर लिखा है टोटल असेट ऑफ ऑल सेगमेंट, उसको ही ऐड करना है और पूरे बिजनेस की अलग ना हो। ये तो 3 क्राइटेरिया है कंपलसरी वाले, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया, एक कोई सा भी एक, तो आपको क्या करना है, उसे रिपोर्ट करना अलग से। इसके अलावा क्राइटेरिया नंबर 4, मैनेजमेंट चॉइस। अब देखो मैनेजमेंट कौन है, बिजनेस है, ओनर है, उनको लग रहा है मुझे ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला एरिया को अलग से दिखाना है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है, एक्स वाई जेड रीजन से वो चाहते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट को वो अलग से दिखाएं, तो दिखाओ ना, किसी ने मना करा? ये कह रहे हैं कंपलसरली ये वाले दिखाने, जो कंपलसरी में नहीं आ रहे 1 2 3 में, उसके लिए मना नहीं कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो आप अपने बेसिस पर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्राइटेरिया तीनों टेस्ट में से नहीं मेट हो रहा है तो भी मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कोई भी सेगमेंट को चाहे तो अलग से दिखा सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और क्राइटेरिया नंबर 5, 75% टेस्ट। आपने क्या करा, अलग अलग रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दी। मान लिया आपके पास 20 प्रोडक्ट है, आपने 3 अलग अलग दिखा दिए, तो उन तीनों को टोटल मारे। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट का मिलाकर 75% ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू उससे कम बैठ रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ और सेगमेंट ऐड करने पड़ेंगे जब तक कि 75% ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? मान लिया एक ऐसा सेगमेंट है जो 60% है, वो ले लिया, बाकी सब 2-4 है, 10% वाले क्राइटेरिया में नहीं आ रहा तो आपने एक ही कर रखा है अलग से, या 2-3 है मिलाकर के 60% हो रहे, तो 75% नहीं हुए ना, वो कह रहा है और ऐड करो जब तक 75% ना हो। तो 75% टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का अलग अलग शो करो, जब तक कि वो ना हो जाए आप ऐड करते जाओ। नोट, a segment identified as a reportable segment in the immediately preceding period because it satisfies the relevant 10% threshold should continue to be reportable segment for the current period। ठीक है, क्या है ध्यान से समझो, पिछले साल 10% रिवेन्यू, 10% रिजल्ट, 10% एसेट, किसी भी वजह से एक रिपोर्टेबल सेगमेंट था पिछले साल, इस साल वो नहीं है 10%, तो भी उसे दिखाइए। अगले साल जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो, पिछले साल 10% की वजह से दिखाया था, तो इस साल दिखाना जरूरी है। मान लिया पिछले साल 12% था सेल, तो लिया, इस साल
8% है, दिखाओ क्यों, पिछले साल दिखाया था। अब जब अगला साल आएगा, अगले साल 9% है, पिछले साल 8 था, तो मत दिखाओ चाहे तो। लेकिन अगर पिछली बार 10% की वजह से था तो उसे इस साल दिखाना पड़ेगा। If a segment is identified as a reportable segment in the current period because it satisfied 10% threshold, preceding periods that is presented for comparative purpose should, unless it impracticable to do so, be restated to reflect the newly reportable segment as a separate segment, even if that segment did not satisfy the 10% in the preceding period. ये लिखा है कि अब कोई नया आया, इस साल कोई नया सेगमेंट आया, पिछले साल नहीं था, तो कंपेयर कैसे करोगे आप? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा दिखाते हो ना। इस बार कोई नया आया है तो उसका पिछले साल का फिगर दिखाना है, पिछले साल तो था नहीं, लेकिन कंपैरिजन के लिए पिछले साल का भी आप ला करके डालो उसको फिगर को, ताकि कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई नया सेगमेंट आएगा तो उसको कंपेयर करने के लिए पिछले साल की फिगर को इस तरीके से लो कि पिछले साल भी था वो, ऐसा सोचते हो। This is a check test to ensure that only a small portion gets into reconciliation or non-reporting component. One ought to remember that if a major part of income were to be shown under reconciliation, the purpose of segment reporting would be defeated. वो कह रहे हैं 75% वाला टेस्ट रीजन एक और ये भी है कि अगर मान लिया आपने बहुत मेजोरिटी तो अलग से दिखाया ही नहीं तो फिर सेंस नहीं है ना, हमारा पर्पस ही क्या हुआ सेगमेंट रिपोर्टिंग का। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ना, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है और हमारे पास, अब मैं बीच बीच में आपको बार बार याद दिलाऊंगा, अभी अभी थ्योरी पर जाओ, देखो वहां क्या लिखा था, 10% किस चीज का लिखा था, 75% किस चीज का लिखा था, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो आप एक बार देख कर चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सिंपल और बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम में आ गया तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि बहुत आसान है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन करने में इतने बड़े नहीं होते। देखिए हमारे पास कितने सेगमेंट हैं, STU, STU, VWXYZ, 8। अब टोटल सेगमेंट का कर रखा है और एंटरप्राइज, देखो मैंने रेवेन्यू है। अब याद करो एंटरप्राइज रेवेन्यू कैसे बोला था, इंटर सेगमेंट वाले रेवेन्यू को हटा के। अब देखो हमने बाहर वालों को कितना करा है, बाहर वालों को हमने ये दिया है, तो यही एंटरप्राइज रेवेन्यू है। जो आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं वो हमारे टोटल रेवेन्यू का पार्ट है, बट एंटरप्राइज के रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। समझ में आती है बात? अब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, 10%। हाँ भैया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, हम अलग से किसी सेगमेंट को शो करेंगे जिसका रेवेन्यू 10% है, किस चीज का, एंटरप्राइज रेवेन्यू या टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट, टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट। तो टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट कितना है, 600। इसका 10% क्या होता है, अब देखो 60 किसका रेवेन्यू आ रहा है, अब इसका जो रेवेन्यू आ रहा है हमारा टोटल रेवेन्यू देखो 100 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो कितना आ गया 16.7%। तो सेगमेंट में आएगा या नहीं, 10% या उससे ज्यादा हो गया। 315 अपॉन 600 इंटू 100 कितना हो गया, ये सब निकाल कर देखो, चेक करो कैसे निकालोगे परसेंटेज कितना है। या तो देखो देखो हम ये कह सकते हैं जिसका भी 60 से ज्यादा है वो सब रिपोर्टेबल है, ये तो तय हो गया, क्योंकि ये कितना है बताओ, ये कितना है, इसका 10% कितना होता है, तो जिसका भी सेगमेंट टोटल रेवेन्यू 60 से ज्यादा वो सब रिपोर्टेबल है। लेकिन बेटर ये है कि आप ये बता दें कितने परसेंटेज है, तो हम कैसे बताएंगे कितना परसेंटेज है, हम कहेंगे देखो भैया ये देखो ये टोटल ये मैं ऐसे लाइन में ये टोटल है, तो टोटल है 100। अब 100 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 ये होता है 16.67%। तो रिपोर्टेबल है, तो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये रिपोर्टेबल है, हो गया एक, है ना, ये हो गया रिपोर्टेबल, बस ये दो ही है
है ना। अब हमने क्या कहा था, 75% भी तो होना चाहिए। क्या 75% हो रहा है? ये दोनों ऐड करके देखो। तो इसीलिए हमें परसेंटेज निकालना जरूरी है। तो 75% है या नहीं है? कितना है? इसका मतलब एक और लेना है, तो कौन सा लोगे? जिसका हाईएस्ट है इसके बाद। ये अब देखो हो गया, हो गया। तो देखो, देखें क्या लिखा है। 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू एस और टी आ रहा है ना। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी हम जल्दबाजी नहीं करते एक्स को लेने की, पता क्यों? अभी तो हमने और क्राइटेरिया भी देखने हैं। हो सकता है और क्राइटेरिया में और नए नए सेगमेंट आ जाए, फिर उन सबको मिलाएं तो 75% हो जाए। तो अगला क्राइटेरिया क्या था? रिजल्ट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट तो हमने क्या कहा था, टोटल मारेंगे प्रॉफिट का अलग और लॉस का अलग। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट का टोटल कर रहा तो वो आ रहा 40 और लॉस का टोटल कर रहा तो 100। तो ज्यादा क्या है? 100। 100 का 10%। तो फिर हमें एक बार हम देखते हैं, चलो एक काम करते हैं। अब हमारा एस का प्रॉफिट कितना है? 5। 5/100 इंटू 100 तो 5%। अब तो सीधा है, 100 टोटल है तो सीधा 100 से डिवाइड कर दो। 90%, 15%, तो ये दो आ रहे हैं 10% से ज्यादा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? 10% से ज्यादा किसका 10%? 40 100 जो में से ज्यादा हो। क्या ज्यादा है 40 और 100 में से? अब प्रॉफिट लॉस मत देखना, बस ये देखना अमाउंट को अमाउंट से, बस प्रॉफिट लॉस मत टेंशन लो। तो 5/100, 90/100 बस। दो है, कौन कौन से? टी और। तो हमारा पहले कौन सा आया था? ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, एस और टी। और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट क्या आ रहा है? टी और यू। तो देखो, अगर हम एब्सोल्यूट फिगर लें तो टी और यू आ रहे हैं हमारे सेगमेंट। तो दो देखो, एस और टी आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, और टी और यू आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तीसरा क्या था? असेट। तो देखिए असेट कितना दिया हुआ है हमें। असेट टोटल कितना है? ये आसान है, 100 है तो आराम से परसेंटेज आ जाएगी। तो बताओ 10% से ज्यादा किस किस में? तो एस, टी और वी। तो देखो एस, टी और वी। अब सारे मिलाएं। अब अच्छा एक बताओ, 75% वाला क्राइटेरिया किस चीज में था? सभी में था या केवल रिवेन्यू में था? चेक करो, केवल रिवेन्यू में है 75% वाला एरिया। जो हमारा क्राइटेरिया 75% वाला था, हमने बात करी थी कि 75% टेस्ट। तो उसमें क्या है? टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट कम से कम 75% ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू होना चाहिए। चेक करें हो रहा है या नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अब हमारे कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए? एस, टी, यू भी हो गया ना, और वी भी हो गया। बस ये चार है, और भी है कोई? यही है चार। अब देखो 75% वाला क्या है कंडीशन? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इनमें यही है बस। टोटल करो इनका, कितना हो गया इनका टोटल? 280 डिवाइड बाय 400। 70।
70% हो गया, है ना। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, हमारा देखो एक और है मतलब ये तो एग्जाम में लिखा आएगा, मान लिया क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है ये वाला, मान लिया ये क्वेश्चन में ही लिखा है क्या कि डब्लू मैनेजमेंट ने चूज कर लिया है, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया रिपोर्टेबल सेगमेंट। डब्लू का कितना है 15, तो ये और ऐड कर लो 15/400 इंटू 100 कितना आ रहा है, ये 3.75% आ रहा है इसका, तो 73 पॉइंट, अभी भी 75% नहीं हुआ ना, तो हमें और लेना पड़ेगा या नहीं, तो और लेना पड़ेगा, तो हमें कोई सा भी ले सकते हैं जिससे हमारा 75% हो जाए, तो हम XYZ में से कुछ भी ले सकते हैं। तो लिखा है कि Z लिया है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम Z ही ले, हम ये भी कह सकते हैं कि X की जो है, अगर देखो कोई सा भी तीसरा लेंगे तो आ जाएगा रिपोर्टेबल में मेरे ख्याल से, तो ऐसा करके 75% बनाना पूरा है, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी एक और ऐड कर लेंगे ताकि 75% हो जाए, और ये इसलिए ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को कि हमें मालूम है कि भाई कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन या डाउट, आगे बढ़े। अदर डिस्क्लोजर हमें क्या करनी है, measuring and reporting segment revenue from transactions with other segment, inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price this transfer. The basis of pricing inter-segment transfer and any change therein should be disclosed. तो आपको डिस्क्लोजर में क्या बताना है कि आपस में एक दूसरे को जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसके लिए प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंज कब हुआ, इस साल पे क्या है, फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, और ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड हो सकता है, सेगमेंट पे एक्सपेंस रेवेन्यू असेट एलोकेट करने से रिलेटेड हो सकती है पॉलिसी। तो जो भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है उसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और आपको एंटरप्राइज को ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज है रिपोर्टेबल सेगमेंट में, और किन किन को जियोग्राफिकल सेगमेंट में आपने प्राइमरी सेकेंडरी ये सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मेसर्स XYZ लिमिटेड के पास 3 सेगमेंट हैं XYZ। टोटल एसेट कंपनी की है X सेगमेंट में 2 करोड़, Y में 6 करोड़ और Z में 12 करोड़। डिफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड है इसमें, तो हमने क्या पढ़ा था, एसेट में एसेट इनकम टैक्स एसेट को हटाना है। तो अकाउंटेंट कंटेंट दैट ऑल 3 सेगमेंट आर रिपोर्टेबल एज पर द AS 17, हम चेक करें। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, टोटल कितना है हमारा, टोटल करना जल्दी से, 2, 6 और 12, 20, इसमें से ये हटाओ 1 करोड़ 0.8 और 0.4 मतलब 2.4, तो कितना आया, ये टोटल आएगा, है ना। अभी उसने क्या करा, अभी अकाउंटेंट ने क्या करा, उसने ये कहा कि 2/20 10%, 6/20 10% से ज्यादा है, 12/20 10% से ज्यादा है, तो तीनों ही रिपोर्टेबल है। लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इनकम टैक्स एसेट को अलग करते हैं। तो मुझे बताओ, पहले वाला सेगमेंट एक्स है, उसमें 2 में से 1 करोड़ तो इनकम टैक्स एसेट है, तो बची कितनी, क्या ये 10% से ज्यादा है, कितना है, कल तक बताओगे, कितना है, 1/17.6 इंटू 100, 5.
तो ये तो नहीं है रिपोर्टेबल सेगमेंट। दूसरा दूसरा क्या है, 6 माइनस 0.8, ये आ जाएगा और तीसरा भी आ जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0.6, 11.4। तो इसका मतलब हमारा y और z आ जाएगा, x नहीं आएगा। समझ में आई बात। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ये बिल्कुल ऐसा है, देखो टोटल एसेट 10 करोड़ है, सेगमेंट की 2, 3 और 5 है, डिफर टैक्स एसेट है, बिल्कुल ऐसे ही कर रखा है ना। बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं बाई चांस तो इसको पॉज करके देख लो, आराम से कर लो, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, सेगमेंट की एसेट कितनी है, 50, 25, 10, 5, 5, 5, टोटल 100 आ रहा है। तो 10% में कौन कौन आ रहा है, एम एन ओ, 3 आ जाएंगे सेगमेंट, है ना। इसमें आपके असाइनमेंट में कितना लिखा है, -50, और यहाँ क्या लिखा है, -140 लिखा है। ठीक है, 140, तो -50, -140 और -10, तो कितना हो गया टोटल, -200, और प्रॉफिट 80, 10 और 10, कितना हो गया, 100, ज्यादा क्या है, तो 200 का 10%, 20 वाले सेगमेंट के हिसाब से कौन कौन आ रहा है, ये यही आ रहे हैं, जो ज्यादा है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू 1000 है, तो 1000 का 10%, ठीक है, तो MNO, और अब इनका 75% आ रहा है या नहीं, वो भी आ रहा है सेगमेंट रेवेन्यू, मतलब एंटरप्राइज का नहीं दिया तो उसके हिसाब से 75% आ रहा है, तो ये 4 हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, रेवेन्यू के हिसाब से क्या है, MNOR, ठीक है, रिजल्ट के हिसाब से MNO, और एसेट के हिसाब से BMNO। ठीक है, कोई टेंशन इसमें। कंपनी हैज एन इंटर स्टेट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ कॉस्ट लेस 10%, मार्केट इज जनरली 25% अबव कॉस्ट, और हम एक दूसरे को 10% लेस देन कॉस्ट देते हैं, तो क्या ये ठीक है। तो यहां लिखा है कि AS 17 में साफ लिखा है कि आपको इंटर सेगमेंट जो ट्रांसफर करने हैं वो उस प्राइस पर करने हैं जिस प्राइस पर एंटरप्राइज एक्चुअली ये ट्रांसफर करती है। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटरस्टेट ट्रांसफर एंड एनी चेंज देयरइन शुड बी डिस्क्लोज्ड, आपको अलग से डिस्क्लोज भी करना है। Hence the enterprise can have its own policy for pricing of interest segment transfer, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे मार्केट प्राइस से ज्यादा ले, कम ले, कॉस्ट ले, कम ले, लेकिन उसे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। However, whichever policies follow the same should be disclosed and applied consistently, वो हमेशा से आप अप्लाई करें और जो मर्जी कर सकते हैं। तो इसमें ये आपस में पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरा बिजनेस है, मैं आपस में अपने बिजनेस के अंदर एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे किस प्राइस पे ट्रांसफर करूं ये मेरी इच्छा है, और इवन मैं बाहर वालों को कितने में बेचूं ये भी मेरी इच्छा है, ये तो मेरा अधिकार है, मैं चाहे 100 की चीज 100 में बेचूं, 120 में या 80 में, लेकिन उसे डिस्क्लोज करना है, मेन बात ये है। तो ऑब्जेक्शंस टू द सेगमेंट रिपोर्टिंग,
द पॉसिबल ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं कि जनरली सेगमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक बताओ, बिजनेस चल रहा है, उसमें आप कैसे एक एक खर्चे को अलग अलग करेंगे? बड़ा मुश्किल है ये, है ना। और रेवेन्यू जो वीक पॉइंट है उनका तो बहुत ही कम होता है, जबकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है उनका। जॉइंट प्रोडक्ट में भी अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा कि आपस में हम एक दूसरे को किस रेट पर माल देते हैं, इस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखो, मान लिया हमारे पास ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया और सी ने बाहर कस्टमर को दिया। मान लिया ये 100 का माल 100 में ही देते हैं, 100 का माल 100 में ही देते हैं, 100 का माल 300 में बेचते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट पे ही दिए जा रहे थे। अब देखो, सारा प्रॉफिट सी का दिखाई देगा, लेकिन ए बी का प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो हम आपस में एक दूसरे को कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे थे। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा डिपार्टमेंटल की आपस की ट्रांसफर पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है। और अलग अलग सेगमेंट का रिसोर्सेज सेम होने की वजह से परफॉर्मेंस पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और यूजर को ढंग से पता नहीं चल पाता कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, तो उसके लिए ज्यादा मीनिंगफुल बैठता नहीं है। लास्ट ऑब्जेक्शन ये है कि कंपटीशन इम्प्लीकेशंस की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो आपस में एक दूसरे को जो अंदर अंदर आप कर रहे हैं, इससे बाहर वालों को हम क्यों बताएं। इसे बताने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारे अंदर की बातें बाहर निकल कर आ जाती है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद मतलब जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन है, उसमें भी दिक्कत है। तो जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच अपनाइए। आपको याद है, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग तो पढ़ रखा है, उसमें जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पढ़ा था हमने। उसके अंदर 5-6 मेथड हमने पढ़े थे किस तरीके से कॉस्ट को बांटेंगे। उसमें पहला था आउटपुट के बेसिस पर, एक उसमें था कि हम जो है रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट के हिसाब से बांटे। एक था कि नेट रेवेन्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेलिंग। एक उसमें था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसमें था वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग बेसिस से बांटा जाए। तो वो लिखा है कि अगर कंफ्यूजन है तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच अपनाएं। तो हम बाय दिस ओनली आइडेंटिफिएबल कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेगमेंट रेवेन्यू एंड ग्रॉस सेगमेंट मार्जिन में बी इंडिकेटिव, बट ऑल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द बिकम ए यूजलेस एक्सरसाइज। ये बेकार का हो जाता है। इसके बाद कुछ है या एंड हो गया? इसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। एम लिमिटेड है और इनकी 3 डिवीजन है एबीसी, जिसके बारे में हमें बता रखा है। सेल टू बी, मतलब बी डिवीजन को अदर सेल है, एक्सपोर्ट सेल है 7200। तो ये टोटल जो सेल है 7200, इसके अंदर हमारी ये विद इन अदर सेगमेंट को है और कुछ बाहर सेल हो रहा है। डिवीजन बी और सी सबका बता रखा है हमें। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेस और रीएलोकेटेड कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट, नेट करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो सेगमेंट रिपोर्ट बताना है हमें, क्या करेंगे। तो हमें 3 डिवीजन है ना, एबीसी। तो हमें सबसे पहले तो रेवेन्यू के बेस पे देखना होता है। तो रेवेन्यू के बेस पे देखें, सेगमेंट ए का रेवेन्यू कितना है। हम लोग जब रेवेन्यू के बेस पे करते हैं तो एक्सटर्नल सेल देखते हैं ना। तो एक्सटर्नल सेल देखें कितनी है। ए की 60 और 4090, है ना। और बी की 200 और सी की 180। तो टोटल 4530। इसका 10% कितना होता है? 453। तो 453 केवल ए हो रहा है, ए सेगमेंट हो गया सेल के हिसाब से, इसमें कोई टेंशन है? अब दूसरा हमारा क्या था बेसिस, रिजल्ट के हिसाब से। तो सेगमेंट का रिजल्ट हमें दिया हुआ है 160
20 और 8 है ना। और अगर हम इसमें हमसे पूछा है रिक्वायर्ड सेगमेंट प्रिपेयर ए सेगमेंट रिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि 3 डिवीजन है और सेगमेंट रिपोर्ट बतानी है, और सेगमेंट रिपोर्ट ऑलरेडी मतलब 3 सेगमेंट इनके ऑलरेडी है, अलग अलग एबीसी है। तो जब भी हमसे पूछा जाए सेगमेंट रिपोर्ट बनाओ, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा सेगमेंट लेना है और कौन सा सेगमेंट नहीं लेना है, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि आप बस सेगमेंट रिपोर्ट बताइए कैसे होगी। तो मोर और लेस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेगमेंट रिपोर्ट, तो हमें क्या करना है, एक तो सेगमेंट में आपस में जो सेल है उसको अलग दिखाएं और बाहर की सेल अलग दिखाएं। तो हमने क्या करा, पहले बाहर की सेल लिख दी जो आउटसाइडर सेल है हमारी, और उसके बाद में हमारी इंटर सेगमेंट की सेल भी लिख दी, तो टोटल रेवेन्यू आ गया। तो ऐसा हमने बना लिया। सेगमेंट का रिजल्ट भी दिया हुआ है हमें 160, 20 और 8, हमने वो लिख लिया, है ना। इसके बाद देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, जैसे देखो रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। रीएलोकेटेड कॉस्ट का मतलब पता है क्या है, ये खर्चा किसका था, हेड ऑफिस का ही था, बस उसे बांटा है अलग अलग। तो हमें टोटल का भी कॉलम बना रहे हैं, तो ये टोटल में लिख दिया हमने, कितना आ गया इसका टोटल 96। फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल में आ गया। अब देखो इंटरेस्ट कॉस्ट, हमने पहले भी बात करी थी, इंटरेस्ट कॉस्ट को सेगमेंट वाइज हम मानते नहीं है, टोटल मार दिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। बस इस तरीके से अलग अलग सा शो करना है, कितनी हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन है वो भी हमने दिखा दी, कितनी एसेट लॉन्ग टर्म। तो मतलब केवल अलग से ये शो करना है और कुछ नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आपको देखो बिल्कुल सेम मैंने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, जैसे ये इलस्ट्रेशन 4 है, बिल्कुल ऐसा डिटो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी देखो इसी टाइप का है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में अगर आएंगे, इस एएस से कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, वो तो आपको बता दिया, न्यूमेरिकल आएगा ना, तो 99.99% उम्मीद है कि जो जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं में से ही कोई आ जाए, और उसमें से कुछ ज्यादा नहीं आएगा। या तो ये, या ये बताना लगाना कि कौन कौन से सेगमेंट में आता है। ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही देखो, सेल दिया है, एक्सपेंस दिया है, अदर आइटम्स, आइडेंटिफिएबल असेट्स, तो बिल्कुल जैसा अभी अभी हमने करा है ऐसे ही बांट देंगे इसको, बिल्कुल जैसा अभी अभी हमने किया। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको क्राइटेरिया सन में आया 10-10% वाला, 75% वाला, मेन सेगमेंट और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमारे सेगमेंट दो टाइप के होते हैं, एक हमारा बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज, और एक जियोग्राफिकल सेगमेंट, बस यही है इसके अंदर। और मेनली ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है। तो इसको आप कंप्लीट करिएगा। वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन हमने इसको 1 घंटे में लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी टेंशन होती है तो मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि हमें आरपी लिमिटेड के बारे में बता रखा है, कितनी कितनी सेल है इंक्लूडिंग इन सेगमेंट सेल्स और एक्सपेंस, अदर आइटम्स, आइडेंटिफाइबल असेट्स, और इंटर सेगमेंट सेल हमें बता रखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बता रखा है इंटर सेगमेंट सेल कितना है। हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट बताना है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में सबसे पहला होता है रेवेन्यू के बेसिस पर, इंटर सेगमेंट सेल के रेवेन्यू के बेसिस पर। तो हमारे पास एक है फूड, एक है प्लास्टिक एंड पैकिंग, एक है हेल्थ, और एक है अदर्स। और इसमें हम टोटल का कॉलम भी बना लें। ठीक है। तो अब अगर हम सेल की बात करें, ताकि हमें पता चल पाए
कि किसके हिसाब से है, तो सेगमेंट का रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 10,000, क्योंकि जब हम 10% ऑफ टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट करते हैं तो उसमें इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी इंक्लूडेड होता है। तो 10,000, 1240, 690, E64 और टोटल 12,294। अब 12,294 का अगर हम देखें 10%, ये होता है 1229.4, और ये इस हिसाब से तो हमारा कौन कौन सा सेगमेंट, फूड और प्लास्टिक, दोनों ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू इज मोर देन 10%। तो हमारे दोनों सेगमेंट फूड एंड प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू आ जाएंगे, बिकॉज इट इज मोर देन 10% ऑफ टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट रेवेन्यू। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हम एक काम करते हैं, ये तो हो गया रेवेन्यू के बेसिस पर दोनों। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो एक्सपेंसेस हैं 7,170, 800, 444 और 400। इसका टोटल अच्छा दिया ही हुआ है 8814। ठीक है, तो सेगमेंट का प्रॉफिट जो आ गया, ये हो गया 690 माइनस 444, 246, और ये आ गया 36 नेट। तो टोटल 12,294 माइनस 8814, तो 3480। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट ऐड करते हैं, टोटल लॉस देखते हैं जो भी ज्यादा हो। तो अगर हम देखें प्रॉफिट, तो 3480 में 36 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3516 और टोटल लॉस हो जाएगा 36। जो ज्यादा होता है वो है टोटल प्रॉफिट, इसका 10% देखेंगे। तो जो भी 351.6 के इक्वल या उससे ज्यादा रिजल्ट है तो वो आ जाएंगे। तो अगेन 351.16 के हिसाब से भी यही दो, फूड और प्लास्टिक ही हमारे हैं जो सेगमेंट रिपोर्टिंग में, रिपोर्टेबल सेगमेंट में आते हैं। चलिए अब हम तीसरे क्राइटेरिया पर चलते हैं, और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है हमारा असेट का। अब असेट आइडेंटिफिएबल असेट है, और असेट के बेस पर देखें तो 15,096, 4,000, 1,400, 1,364, टोटल है हमारा 21,860। अब इसका 10%, 2186, अगेन हमारे दोनों आइडेंटिफेबल फूड और प्लास्टिक ही आ रहे हैं यहाँ पर भी। अब तीनों क्राइटेरिया के बेस पर हमारे पास फूड और प्लास्टिक आया है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 75% है, एक्सक्लूडिंग इंटर जो हमारा ट्रांसफर था उसको छोड़कर, क्या 75% आता है या नहीं। तो जो हमारे पास फूड का इंटर डिपार्टमेंटल सेल कितना कितना है, ये रहा 120। तो 10,000 माइनस 120, 9880, और 1240 माइनस 168, ये है 1072, 690 माइनस 36, 654,
और 364 माइनस 10 354, इन सब का टोटल ये आता है 11,960। इसका 75% होना चाहिए, कम से कम 8970, और वो ऑलरेडी आ रहा है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इवन हमारा जो एंटरप्राइज का सेगमेंट, एंटरप्राइज का रेवेन्यू होता है एक्सक्लूडिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर, उसका 75% होना चाहिए। जो है हमारी एक्सटर्नल टर्नओवर है हर एक सेगमेंट के, उसका टोटल, तो वो भी आ रहा है। तो ये हर लिहाज से, हर तरीके से क्या हो रहा है हमारा, हर तरीके से हम कैलकुलेशन करके हमें पता चल पा रहा है कि हाँ भाई ये भी है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई कैसे इसको करना है। अच्छा, आपके पास नीचे डिटेल्स आ रही होंगी, आप उस डिटेल के हिसाब से नंबर देख सकते हैं। और कोई भी हमारी क्लासेस लेनी है तो चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, चाहे वीडियो लेक्चर्स है, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके ऊपर। और हमारे हर 2-3 महीने में नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस लेने के लिए।